हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, यानी कि संधारित्र के बारे में। जो हमारी थ्योरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और अब हम कर रहे हैं एमसीक्यू क्लास। काफ़ी चैप्टर है उनकी हमने एमसीक्यू क्लास कंप्लीट कर ली है, क्योंकि हमने हर एक चैप्टर की थ्योरी क्लास पहले कंप्लीट करी है। ऐसा नहीं है कि हम बीच में एमसीक्यू कराने लग गए, पहले हमने सभी चैप्टर की थ्योरी क्लास कंप्लीट की है। बस हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट बचा हुआ है थ्योरी किए बिना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है हम सिलेबस आने के बाद करेंगे। क्योंकि हम पहले ये देखेंगे कि क्या एचएसएससी हमें सिलेबस में देगी या नहीं देगी इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट। और अगर ना भी दे ना तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और डायोड 3-4 चैप्टर है वो हम कर लेंगे, क्योंकि वो जरूरी है, वहां से सवाल बन सकते हैं। चाहे सिलेबस में ना भी दे एचएसएससी, फिर भी हम उनको कवर कर लेंगे। और अभी हम पहले एमसीक्यू क्लास हर एक चैप्टर की कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं। पहला सवाल है, एक कैपेसिटर में क्या होता है। तो आप सभी ये संरचना के हिसाब से पूछ रहा है कि कैपेसिटर किस हिसाब का होता है। तो ध्यान रखना, कैपेसिटर में दो कंडक्टर होते हैं और उनके बीच में परावैद्युतिक माध्यम भरा जाता है, यानी कि इंसुलेटर पदार्थ भरा जाता है। एक इंसुलेटिंग पदार्थ द्वारा दो कंडक्टर अलग अलग किए जाते हैं ताकि वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो पहला ऑप्शन क्या है, कंडक्टर द्वारा अलग किए गए दो इंसुलेटर नहीं, एक इंसुलेटर द्वारा दो कंडक्टर अलग अलग किए जाते हैं। इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा कि जो एक इंसुलेटर होता है और इस इंसुलेटर द्वारा दो कंडक्टर को अलग अलग किया जाता है। केवल दो इंसुलेटर नहीं होते हैं, केवल दो कंडक्टर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, एक परिपथ के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिपथ के वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो संधारित्र होता है ना, ये वोल्टेज का संचय करता है या फिर संचित करता है अपने अंदर। किस रूप में करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में या फिर विद्युत आवेश के रूप में ये संधारित्र वोल्टेज को अपने अंदर संचय करता है। इसलिए जो वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध कौन करेगा, कैपेसिटर करेगा या फिर धारिता। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगर सवाल में पूछ ले कि धारा में परिवर्तन का विरोध कौन करेगा, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है प्रेरक, तो यानी कि इंडक्टर, क्योंकि वो अपने अंदर करंट को किस रूप में चार्ज को करता है, स्टोर करता है, वो करता है चुंबकीय के चक्कर, उसमें चुंबकीय के रूप में विद्युत को अपने अंदर संचित करता है। तो इन बातों का अपना आपने ध्यान रखना है। और जो कैपेसिटर होता है ना, वो कितना एनर्जी को चार्ज करता है, सी बराबर 1/E करेंगे यहाँ पर, सॉरी, ई बराबर 1/2 CV², ये करता है कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज। और इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर करता है 1/2 LI², यानी कि करंट को स्टोर करता है और इंडक्टर के फॉर्म में करता है। इसमें ये वोल्टेज चार्ज के रूप में स्टोर करता है संधारित्र। अगला सवाल है, एक परिवर्तनीय धारिता वह है जिसकी धारिता, देखिए जो कैपेसिटर होता है ना, वो भी एक तो होता है नियत मान वाला और एक होता है परिवर्तन मान वाला, यानी कि जिसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है। ये दोनों प्रकार का कैपेसिटर होता है। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस भी एक नियत मान वाला होता है और एक परिवर्तन मान वाला होता है। उसी प्रकार से कैपेसिटर एक नियत मान वाला होता है और एक परिवर्तन मान वाला होता है। जो परिवर्तन मान वाला होता है वो होता है गैंग संधारित्र, उसको कहते हैं गैंग संधारित्र या फिर वायु संधारित्र भी उसे हम कहते हैं। अब ये इसने पूछा है, एक परिवर्तनीय धारिता वह है जिसकी धारिता को किस तरीके से बदला जा सकता है। क्या वह समय के साथ बदलती है उसकी धारिता? नहीं, समय के साथ उसकी धारिता नहीं बदलती है। तापमान के साथ भी नहीं बदलती है। वोल्टेज के साथ बदलती है? नहीं, उसके साथ भी नहीं बदलती। हाथ से या फिर यांत्रिक बल द्वारा बदली जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो परिवर्तन प्रतिरोध ये होता है, संधारित्र होता है, जैसे गैंग संधारित्र होता है, इसमें एक वो होता है, ऐसे घुमाने वाला बटन होता है जिसको घुमाकर इधर घुमाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, इधर घुमाएंगे तो कम हो जाएगी। तो इसकी धारिता को हम हाथ से या फिर यांत्रिक बल द्वारा कैसे, प्लास उसके पेचकस के द्वारा ऐसे उसके अंदर एक काट दिया जाता है, जिसके अंदर हम उसको पेचकस को डालकर उसके घुमा सकते हैं। यानी यांत्रिक बल के द्वारा भी हम इसकी धारिता बदल सकते हैं संधारित्र की। हाथ से बदल सकते हैं उसे घुमाकर, जैसे वॉल्यूम घुमाने वाला बटन होता है ना, वो वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करते हैं, उसी तरीके से गैंग संधारित्र में हम धारिता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। करंट के साथ भी नहीं बदलती। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उपकरण डीसी को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। देखो भाई, जो प्रतिरोधक है उसका हमें पता है वो अपने अंदर से डीसी प्रवाहित होने देता है।
तो एक एक चीज होती है एक्स सी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हमने डीसी थ्योरी वाले में पढ़ा था और कैपेसिटर वाले में चैप्टर में भी पढ़ा था। सॉरी, डीसी थ्योरी वाले में नहीं, एसी थ्योरी वाले में। एसी थ्योरी वाले में हमने पढ़ा था इसके बारे में, एक्स सी के बारे में। एक्स सी होता है 1/2 पाई एफ सी। और कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था। अब ये बताओ डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। अब अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को 0 कर दे तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक्स सी का मान बन जाएगा 1/0। और 1/0 का मान होता है अनंत। तो 1/0 का मान कितना होता है? अनंत होता है। तो जब रिएक्टेंस ही किसी सर्किट की अनंत हो गई तो क्या उसके अंदर से करंट जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। करंट उसके अंदर से नहीं जा पाएगा जब उसकी रिएक्टेंस ही अनंत हो जाएगी। तो जो संधारित्र होता है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके अंदर होती है? संधारित्र के अंदर होती है। तो संधारित्र जो है अपने अंदर से डीसी को प्रवाहित नहीं होने देता है। जिस तरीके से ये होता है ना कैपेसिटिव के साथ एक्स सी, उसी तरीके से एक होता है एक्स एल, जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका मान होता है 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल। अगर हम फ्रीक्वेंसी को 0 कर दें तो किसका एक्सएल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई एल का मान भी 0 हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसकी तो एक्सएल का मान हो जाएगा 0। तो जो इंडक्टर होता है ना, जो प्रेरित होता है, वो अपने अंदर से डीसी को प्रवाहित होने देता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। उसके रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं पैदा करता है डीसी के अंदर। तो प्रेरित्र के अंदर भी हम डीसी को प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन जो संधारित्र होता है ना, संधारित्र के अंदर हम डीसी को प्रवाहित नहीं होता। संधारित्र जो अपने अंदर से डीसी को प्रवाहित नहीं होने देता। अगला सवाल है, धारिता डैश से प्रभावित नहीं होती है। धारिता किस चीज से प्रभावित नहीं होती है इन चारों में से? देखो, सी होता है एप्सिलॉन A/D। एप्सिलॉन क्या होता है यहाँ पर? एप्सिलॉन होता है पारगम्यता, सॉरी पारगम्यता नहीं, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन होता है यहाँ पर विद्युतशीलता। ए होता है एरिया, डी होता है यहाँ पर दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है धारिता? बिल्कुल करती है। ये सी से बन गई धारिता। धारिता जो है एप्सिलॉन A/D पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर करती है, क्योंकि इसके अंदर डी है। प्लेट के एरिया पर भी करती है, ये एरिया दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ पर भी करती है, ये एप्सिलॉन दिया हुआ है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। और यहाँ पर आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती भाई, धारिता जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। कैपेसिटेंस कभी भी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि आपको संरचना पता है। ये देखो, ये बीच साइड में हो गए 2 कंडक्टर और बीच के अंदर होगी इसका एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। तो ये एरिया, इन प्लेटों का कितना एरिया है, इन प्लेटों के बीच में कितनी दूरी है, और ये बीच में जो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भरा गया है, इसकी विद्युतशीलता कितनी होती है, इन तीनों पर निर्भर करती है, लेकिन आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है धारिता। अगला सवाल है, कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश व्यंजक द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि जो कैपेसिटर है उसके अंदर आवेश किस हिसाब से स्टोर होता है? वो होता है Q बराबर CV। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, Q बराबर CV, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था Q बराबर IT। Q बराबर IT हमने पढ़ा था, अब आपको Q बराबर CV भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। यहाँ पर C का मान बढ़ जाएगा Q/V। तो यहाँ पर धारिता का मात्रक क्या बन गया? कूलाम प्रति वोल्ट भी बन गया। यहाँ पर हमने कैपेसिटेंस का, यानी कि कैपेसिटेंस का एक मात्रक तो फैराड होता है, फैराड, ये तो आप सभी को पता है। और यहाँ पर जो है कूलाम प्रति वोल्ट भी इसका मात्रक होता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? अभी सबसे पहले सवाल में बताया था, शायद दूसरे सवाल में, कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर अपने अंदर जो ऊर्जा संग्रहित करता है ना, वो विद्युत आवेश के रूप में संग्रहित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही बन जाएगा। और प्रेरक किस हिसाब से, किस रूप में जो है ऊर्जा को संग्रहित करता है? वो करता है चुंबकीय के रूप में, विद्युत चुंबकीय के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है इंडक्टर। और कैपेसिटर करता है विद्युत आवेश के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में। जनित्र जो है ईएमएफ पैदा करता है, ये किसी प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित नहीं करता है। प्रतिरोध जो है ऊर्जा संग्रहित नहीं करता, ऊर्जा का नष्ट करता है, ऊर्जा को खत्म करता है प्रतिरोधक। ट्रांसफार्मर भी जो है वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देता है, लेकिन ऊर्जा को संग्रहित नहीं करता है। अगला सवाल है, पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या होता है? यानी कि एक संधारित्र है, कैपेसिटर है, वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, आवेशित संधारित्र है, विद्युत धारा का क्या होगा?
क्या विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह दोगुना हो जाएगा, या विद्युत धारा का प्रवाह इसके मूल मान से आधा हो जाता है। अगला ऑप्शन है विद्युत धारा का प्रवाह इसके मूल मान से 1/4 हो जाता है, या फिर विद्युत धारा का प्रवाह इसके मूल मान का 5वां भाग हो जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो चुका है तो उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जो टर्मिनल वोल्टेज है ना उसका मान चार्जिंग वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, और जब जो दोनों तरफ की वोल्टेज बराबर होगी तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का जो है करंट विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज का मान चार्जिंग वोल्टेज के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, किसी भी प्रकार की धारा प्रवाह नहीं होगी। अगला सवाल है, एक संधारित्र जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। सिंपल सवाल है, कोई संधारित्र है वो लंबे समय तक क्या है किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है तो वो आवेशित हो जाएगा, चार्जिंग हो जाएगा, साधारण सी बात है। अगला सवाल है, धारिता का मान मापने के लिए निम्न में से किस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए भाई, धारिता को मापने के लिए ना शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, और एक होता है डी सोटी ब्रिज। डी सोटी। धारिता को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का भी इस्तेमाल करते हैं और डी सोटी ब्रिज का भी इस्तेमाल करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेंस ब्रिज जो है आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। अभी ना हरियाणा एलएमएसए का जो 2024 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि आवृत्ति को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, विंस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। हे ब्रिज का इस्तेमाल, या फिर एंडरसन ब्रिज का इस्तेमाल, या फिर मैक्सवेल ब्रिज का इस्तेमाल जो है इंडक्टेंस इंडक्टेंस निकालने के लिए इंडक्टेंस निकालने के लिए किया जाता है। कौन कौन से का, हे ब्रिज हो गया, या फिर ओवन ब्रिज होता है, मैक्सवेल ब्रिज होता है, एंडरसन ब्रिज होता है, उनका इस्तेमाल जो है इंडक्टेंस को निकालने के लिए किया जाता है। आवृत्ति को निकालने के लिए विंस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, और कैपेसिटेंस को निकालने के लिए शेयरिंग ब्रिज और डी सोटी ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल अज्ञात प्रतिरोध को निकालने के लिए किया जाता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, अपने नोट्स में लिख लेना ये सभी बातें। अगला सवाल है, कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर डैश के प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। अभी हमने देखा है कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटर है उसकी धारिता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर निकालने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। पंखे में कैपेसिटर का क्या प्रयोजन है। हम जो घरों में पंखे लगे होते हैं उनके अंदर हम कैपेसिटर लगाते हैं जिसे हम कहते हैं कंडेंसर। उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या रफ्तार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, गड़बड़ी उत्पन्न होने पर पंखे को बचाने के लिए, या फिर फेज शिफ्ट देने के लिए, रफ्तार का नियंत्रण करने के लिए। देखो भाई, जो पंखे में कैपेसिटर का मेन जो यूज होता है ना वो फेज शिफ्ट देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर के पंखे के अंदर जो होती है सिंगल फेज की मोटर, सिंगल फेज की मोटर होती है, और सिंगल फेज की मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उसके बीच में जो है फेज नहीं बन पाता है। दो फेज बनाने की वो होती है आवश्यकता किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि सिंगल फेज को जो है टू फेज बनाने के लिए हम कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। फेज शिफ्ट देने के लिए हम पंखे में कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, सिंगल फेज मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसको एक कंडेंसर उसके अंदर लगाया जाता है जो कि फेज को जो है एक फेज को दो फेज में बदल देता है। रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए हम जो है रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। गड़बड़ी होने पर पंखे को बचाना उसके लिए तो रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला सवाल है, संधारित्र निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं। एसी को ब्लॉक करना और डीसी को प्रवाहित होने देना। शायद ये सवाल मैंने अभी बताया था आपको कि डीसी को कौन सा जो है ब्लॉक करता है, वो संधारित्र करता है। तो इसमें क्या है, डीसी को प्रवाहित होने देगा कंडेंसर, ये संधारित्र नहीं। एसी को प्रवाहित, डीसी को ब्लॉक करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, डीसी को तो ब्लॉक करेगा संधारित्र और एसी को प्रवाहित होने देगा अपने अंदर से। ऑप्शन नंबर बी सही है, एसी और डीसी को प्रवाहित नहीं होने देता। एसी और डीसी को कौन प्रवाहित होने देता है, वो होता है रेजिस्टेंस। एसी और डीसी को ब्लॉक करना
नहीं, केवल पल्सेटिंग डीसी को प्रभावित नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को जाने देगा। अगला सवाल है, कौन सा उपकरण ओवरलैगिंग शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी नहीं है। शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हम किस रूप में लिखते हैं, कोस थीटा के रूप में। थीटा क्या होता है, थीटा होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। जैसे यहाँ पर हो गया वोल्टेज, यहाँ पर हो गया करंट, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये हमें दर्शाता है कोस फाई। या फिर हम कह सकते हैं पावर फैक्टर हमें ये बताता है कि हम कितनी उत्तम क्वालिटी की जो है विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लैगिंग होता है ना, लैगिंग होता है इंडक्टर के अंदर, किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर अंदर होता है लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर इंडक्टर के अंदर कैसा होता है, लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग कब होगा, जब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगी। जब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगी तो क्या होता है, जब हम कहेंगे जीरो लैगिंग पावर फैक्टर है। और जब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलेगी तब हम कहेंगे जीरो लीडिंग पावर फैक्टर है। कितना है, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर है। या फिर अगर जीरो को हटाएंगे तो हम कहेंगे अगर करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है तो लीडिंग पावर फैक्टर है, अगर वोल्टेज करंट से आगे चल रही है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और लैगिंग कब होता है, इंडक्टर के केस में, और कैपेसिटर के केस में जो है लीडिंग पावर फैक्टर होता है। अब इन्होंने पूछा है कौन सा उपकरण जो है लैगिंग शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी नहीं है। चुंबकीय रिले के अंदर क्या होता है, इंडक्टर होता है, वो तो उत्तरदायी होता है लैगिंग शक्ति गुणांक के लिए। मोटर के अंदर भी इंडक्टर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर भी इंडक्टर होता है, लेकिन कैपेसिटर या संधारित्र जो है उसके अंदर लीडिंग पावर फैक्टर होता है। चुंबकीय रिले के अंदर भी लैगिंग होगा, विद्युत या मोटर के अंदर भी लैगिंग होगा, और ट्रांसफार्मर के अंदर भी लैगिंग पावर फैक्टर होता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। पावर फैक्टर को हम कोस थीटा से लिखते हैं या फिर कोस फाई से लिखते हैं, और किस रूप में लिख सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी डाउट जो है रहना नहीं चाहिए, सभी डाउट हम क्लियर करते हुए चलेंगे, बेशक थोड़ा टाइम लग जाए। पावर फैक्टर को जो है हम लिखते हैं आर बटे जेड से भी लिखते हैं। आर यानी कि रजिस्टेंस बटा में इम्पीडेंस, रजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। या फिर हम लिख सकते हैं पी एफ पावर फैक्टर बराबर के डब्ल्यू बटा में के वी ए, यानी कि के डब्ल्यू हो गया एक्टिव पावर, के वी होगी एपरेंट पावर। इन सभी पॉइंटों को ना हम अच्छे तरीके से एसी थ्योरी वाले चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो इसके बारे में एसी थ्योरी के अंदर ही पढ़ी थी। एसी प्रत्यावर्ती धारा वाले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर पावर फैक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। इन तरीकों से हम लिख सकते हैं, या फिर एक तरीका हो रहा है पावर फैक्टर को लिखने का, पी बटे एस। पी से लिखते हैं हम एक्टिव पावर को, और एस से लिखते हैं हम एपरेंट पावर से, एपरेंट पावर को। ये सवाल आपको समझ आ गया होगा कि लोअर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए जो है कौन सा उत्तरदायी नहीं है, कैपेसिटर या फिर संधारित्र। अगला सवाल है, संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान कहाँ होता है। जब भी हम कैपेसिटर लगाते हैं वो प्रेरक भार के टर्मिनलों पर हमें लगाना चाहिए ताकि वो पावर फैक्टर को सुधार सके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। प्रेरक भार के काफ़ी दूर नहीं लगाएंगे, काफ़ी पास नहीं, बल्कि उसके टर्मिनलों पर ही लगा देंगे, प्रेरक भार के टर्मिनलों पर ही लगा देंगे। अगला सवाल है, शक्ति गुणांक सुधार में प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता को डैश के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, उसको करते हैं हम केवीआर के अंदर, किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। केवीआर को कहते हैं हम किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, और केवीआर में हम लिखते हैं शक्ति गुणांक सुधारने में जो कैपेसिटर हम लगाते हैं उसकी क्षमता को केवीआर में दर्शाते हैं। जो पावर हाउस के अंदर जो कैपेसिटर बैंक लगा होता है उसकी क्षमता को हम केवीआर में ही डिनोट करते हैं। इन बातों का ध्यान रखना। आगे है, एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर अभी आपको बताया था लीडिंग होगा, और लीडिंग कितना होगा, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, शून्य लीडिंग। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। एक किसका होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस का, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर जो है कोस थीटा का मान जो है 0 होगा। कोस थीटा का मान कितना होता है, कोस थीटा का थीटा यानी कि डिग्री कितनी होगी, वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का अंतर होगा, और कोस 0 का मान होता है 1।
इसलिए को वहाँ पर पावर फैक्टर कितना बनता है, 1 बनता है, यूनिटी पावर फैक्टर बनता है। वोल्टेज और करंट जो है साथ के साथ चलते हैं, उनके बीच में कोई अंतर नहीं होता है, वो होता है यूनिटी पावर फैक्टर। अनंत पावर फैक्टर होता ही नहीं है कुछ। और शून्य लैगिंग होगा इंडक्टर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर करंट जो है पीछे चलती है वोल्टेज 90 डिग्री, इसलिए वो शून्य लैगिंग कहलाता है। अगला सवाल है, सप्लाई लाइन के आर पार एक संधारित्र क्यों लगाया जाता है? अभी आपको बताया है शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इस सवाल में देखा ना कि शक्ति गुणांक सुधारने में प्रयुक्त कैपेसिटर, यहाँ पर बता दिया कि इस कैपेसिटर को जो है शक्ति गुणांक सुधारने के लिए लगाया जाता है। तो सप्लाई लाइन के आर पार एक संधारित्र को क्यों लगाया जाता है? शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शक्ति गुणांक घटाने के लिए नहीं लगाएंगे, ट्यूबलाइट को फ्यूज होने से नहीं बचाएंगे, ट्यूबलाइट को जलाने के लिए भी नहीं लगाते हैं, बल्कि ट्यूबलाइट के अंदर भी हम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर लगा होता है एक चोक, और चोक होता है एक इंडक्टर। उसके कारण क्या है, वहाँ पर पावर फैक्टर कम हो जाता है, उसको सुधारने के लिए हम शक्ति वो एक संधारित्र का इस्तेमाल करते हैं ट्यूबलाइट के अंदर। और एक जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, वो जीरो लोड पर ओवर एक्साइटेड मोटर जो होती है सिंक्रोनस मोटर, उसको कहते हैं ओवर एक्साइटेड मोटर ऑन जीरो लोड, वो भी हम जो है एक पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, धारिता का व्युत्क्रम क्या होता है? यानी कि कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम वो होता है इलास्टेंस। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा कि जो धारिता का व्युत्क्रम होता है वो होता है इलास्टेंस, यानी कि धारिता 1/इलास्टेंस होता है। रिलक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? रिलक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है परमिनेंस, परमिएंस। कंडक्टेंस का होता है रिएक्टेंस, इंपीडेंस का होता है एडमिटेंस, ससेप्टेंस का होता है रिएक्टेंस। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या बताया मैंने आपको? रिएक्टेंस का क्या बताया है? परमिनेंस। कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस। इलास्टेंस किसका होता है? धारिता का, यानी कि कैपेसिटेंस का। इंपीडेंस होता है एडमिटेंस का। ससेप्टेंस होता है रिएक्टेंस का। ससेप्टेंस किसका होता है? रिएक्टेंस का। अपने नोट्स में लिख लेना इन बातों को। अगला सवाल है, अगर किसी कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक को एक सुचालक पदार्थ से बदल दिया जाता है, यानी कि इनके बीच में क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। अगर इन्होंने बोला सवाल में, अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को किसी चालक के रूप में बदल दें, यानी कि ये भी एक चालक बन गया, तो क्या है, ये दोनों प्लेटें आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी, क्योंकि बीच में भी इसके चालक पदार्थ आ गया। तो एडी करंट की वजह से कैपेसिटर गर्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है, प्लेटों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लेटों के अंदर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर बीच वाला भाग भी है जो, वो भी कंडक्टर बना दिया, सुचालक पदार्थ लगा दिया, तो उसको लगाते ही क्यों है? ताकि इन दोनों के बीच में जो है इंसुलेशन बना रहे, इसलिए उसको लगाते हैं। आगे सवाल है, एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर किसे जिम्मेदार माना जाता है? यानी कोई संधारित्र है वो बहुत गर्म हो रहा है, अंदर से बहुत गर्म हो गया, तो वो किसकी वजह से होगा? लीकेज प्रतिरोध की वजह से होगा वो। यानी कि जो उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, लीकेज प्रतिरोध को। डाइलेक्ट्रिक आवेश को नहीं, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण नहीं, ना प्लेटों के कंपन के कारण होगा, तो वो लीकेज प्रतिरोध के कारण गर्म होगा कोई संधारित्र। अगला सवाल है, यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों को का अलगाव आधा बट गया है, तब इसका धारित्व क्या होगा? एक फॉर्मूला आपको बताया था शुरुआत में, C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी। अब इन्होंने क्या किया है, इन दोनों प्लेटों के समांतर प्लेटों का अलगाव आधा कर दिया, यानी उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया? आधा कर दिया। D को आधा कर दिया, D/2 कर दिया। 2 जो है ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा? 2 एप्सिलॉन A बन जाएगा। यानी कि कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। अगर हम दो प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, यानी कि दूरी को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस अपने आप ही बढ़ेगी। ये तो सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है। तो कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। समान रहेगी? नहीं, 2 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 2 गुना हो जाती है अगर उनकी दूरी को हम आधा करते हैं तो। अगला सवाल है, शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर होती है। कोई भी कैपेसिटर है उसके अंदर कितनी जो है पावर लॉस होती है, ये पूछा इस सवाल में। तो एक बात ध्यान रखना, P बराबर होता है VI cos फाई। अब cos फाई यानी कि कैपेसिटर के अंदर फाई का मान कितना होगा?
वोल्टेज और करंट के बीच में होता है 90 डिग्री का अंतर। वोल्टेज और करंट के अंदर कितना होता है? 90 डिग्री का अंतर। तो कोस बन जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ये वैसे क्या होगा, पी बराबर वी आई कोस फाई, कोस 90 बन जाएगा। और एक बात आपको पता होगा, कोस 90 का मान होता है 0। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। अब P बराबर V इंटू आई इंटू 0 होगा, तो ये 0 इनके साथ मिलकर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि एक संधारित्र के अंदर शुद्ध संधारित्र के अंदर पावर का लॉस शून्य होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट बन जाएगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस के अंदर P बराबर वी आई हो जाता है। जो शुद्ध रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर पावर लॉस कितना होगा? वी आई होगा, क्योंकि उसके अंदर ना वोल्टेज और करंट के अंदर होता है 0 डिग्री, और कोस 0 का कोस 0 का मान होता है 1। तो P बराबर वी आई इंटू 1 हो जाएगा। अब 1 की गुणा वी आई से करेंगे तो वी आई ही बचेगा। तो रेजिस्टेंस के अंदर शुद्ध पावर फैक्टर का मान होता है, शुद्ध रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस के अंदर पावर का लॉस वी आई के बराबर होगा। और अगर ये इंडक्टर की भी बात कर देता ना, यहाँ पर शुद्ध इंडक्टर के अंदर, शुद्ध प्रेरक के अंदर अपव्यय होने वाली पावर कितनी है, उसका अंदर भी जो है शून्य होता। शुद्ध प्रेरित्र के अंदर भी अपव्यय होने वाली पावर शून्य ही होती है, क्योंकि उसके अंदर भी तो 90 डिग्री का अंतर होगा और कोस 90 का मान होगा 0। तो वहां पर भी जो जब हम वी आई को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही बन जाएगा। तो संधारित्र के अंदर और प्रेरित्र के अंदर जो है शून्य पावर लॉस होती है। अगला सवाल है, जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तब धारिता क्या होगी? उसी फॉर्मूले का यूज करना है, सी बराबर एप्सिलॉन ए बाई डी। अगर हमने इसने क्या किया, आपकी बार इसने प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तब धारिता क्या होगी? जब एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बढ़ जाएगी। जब संधारित्र का प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तब कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी, धारिता भी बढ़ जाएगी। अगला सवाल है, निर्वात की अपेक्षित पारगम्यता क्या होती है? इन्होंने पूछा है पारगम्यता के बारे में। पारगम्यता को हम लिखते हैं म्यू से, म्यू इजिकल टू म्यू नोट म्यू आर। अब इन्होंने किसके बारे में पूछा? इन्होंने पूछा अपेक्षित पारगम्यता के बारे में। जो ये म्यू होता है ना, म्यू दर्शाता है हमें पारगम्यता को, और जो म्यू नोट होता है, म्यू नोट हमें दर्शाता है हवा या फिर निर्वात की पारगम्यता को। और जो म्यू आर होता है ना, ये म्यू आर होती है अपेक्षित पारगम्यता। अपेक्षित लिख दो या फिर सापेक्षित। अपेक्षित लिख दो या फिर सापेक्षित पारगम्यता लिख दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। यानी कि म्यू इजिकल टू म्यू नोट म्यू आर होता है, और म्यू को लिखते हैं हम पारगम्यता, म्यू नोट को लिखते हैं हवा या फिर निर्वात की पारगम्यता, और म्यू आर को हम लिखते हैं अपेक्षित या फिर सापेक्षित पारगम्यता से। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने पूछा निर्वात की अपेक्षित पारगम्यता, यानी कि म्यू आर का मान पूछा है, तो ध्यान रखना म्यू आर का मान होता है 1। म्यू आर का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और पारगम्यता का मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। पारगम्यता का मान कितना होता है? हेनरी प्रति मीटर होता है। और जो ये म्यू नोट का मान कितना होगा? म्यू नोट का मान होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए मत कर देना भाई इसमें, ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि ये होता है हवा या फिर निर्वात की पारगम्यता, लेकिन इन्होंने पूछी है निर्वात की अपेक्षित पारगम्यता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए मत कर देना, क्योंकि अगर ये लिखता ना निर्वात की पारगम्यता कितनी होगी, फिर हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करते। 4 पाई इंटू लगाना है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर।
अगला सवाल क्या है, अच्छे डाइलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर डैश के क्रम में होता है। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा किसी भी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का डिसिपेशन फैक्टर होता है कम से कम, कम से कम। तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे कम आपको कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमें कम दिख रहा है, 0.0002। ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जितना कम डिसिपेशन फैक्टर का मान होगा उतना ही अच्छा डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित मापदंडों से किस मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करेगी? ये शायद सवाल पहले भी पूछा गया था। निम्नलिखित मापदंडों में किस मापदंड की भिन्नता जो है संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करेगी? आपको बताया था C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी। ऑप्शन में देख लो, प्लेटों के क्षेत्रफल भी करती है, एरिया है, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी करती है डी, डाइलेक्ट्रिक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, ये भी है, प्लेटों की मोटाई पर नहीं करती। शायद पहले सवाल में जो है यहाँ पर आवृत्ति पूछा लिखा गया था, वैसा ही सवाल है ये भी। ना तो प्लेटों की मोटाई पर निर्भर करती है धारिता और ना ही आवृत्ति पर निर्भर करती है, दोनों ही जो है सही है। ना तो प्लेटों की मोटाई पर करेगी ना ही आवृत्ति पर निर्भर करेगी, प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी करेगी, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी करेगी, डाइलेक्ट्रिक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगी, लेकिन प्लेटों की मोटाई पर कभी भी धारिता निर्भर नहीं करती है। अगला सवाल है, यदि केबल की लंबाई 2 गुना हो जाती है तो इसकी धारिता सी क्या होगी? डैश होगी। तो एक बात और ध्यान रखना, सी जो है समानुपाती होता है एल के, यानी कि केबल की लंबाई के। जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। लंबाई कितनी करी है? 2 गुना लंबाई करी है, तो कैपेसिटेंस भी जो है 2 गुना हो जाएगी। एक चौथाई नहीं, आधी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 गुना। यदि केबल की लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो इसकी धारिता भी 2 गुना हो जाएगी। अगला सवाल है, समांतर संयोजन में जुड़ा कैपेसिटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? किस तरीके से जोड़ा इन्होंने कैपेसिटर? इन्होंने जोड़ा है समांतर में। इस तरीके से इन्होंने क्या है, कैपेसिटर को जोड़ा है। अब इन्होंने बोला है ये किसके बराबर होगा? श्रृंखला में रजिस्टर के। श्रृंखला में रजिस्टर इस तरीके से जोड़ा जाता है। इसका मान कैसे निकाला जाता है? आर टी का टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाएगा R1 प्लस R2 से, और जो कैपेसिटर है उसको कैसे निकाला जाएगा? CT को, टोटल कैपेसिटेंस को निकाला जाएगा C1 प्लस C2 से। देखो भाई क्या फर्क देखा हमने यार, जब अगर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा तब हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हमने कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा तब हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। तो इसमें जब भी हम कैपेसिटर को समांतर में जोड़ते हैं तो वो श्रृंखला में रजिस्टर को जोड़ने के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और समांतर में प्रेरक नहीं, समांतर में प्रेरक को उसी तरीके से मापा जाएगा जिस तरीके से समांतर में रेजिस्टेंस को मापा जाता है। देखो आपको बताता हूं, रेजिस्टेंस मान लीजिए पैरेलल में लगाया गया है तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या हुआ? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या फिर जितने भी दिए गए आगे। और इंडक्टर में टोटल इंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है? सॉरी, एल से लिखते हैं इसको। टोटल इंडक्टेंस में निकालना है तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ये किसके अंदर है? ये है पैरेलल कंडीशन के अंदर। रेजिस्टेंस हो गया और इंडक्टेंस हो गया। अब बात आ गई कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस के अंदर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, एक इसका C1 प्लस C2। ये अंतर होता है कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के अंदर। जिस तरीके से अगर हमने रजिस्टर को पैरेलल में लगा दिया उस तरीके से हम जो है, अगर हमने कैपेसिटर को लगाया तो उसको हम सीरीज वाले फॉर्मूले से जोड़ते हैं। इस सवाल में यही बताया गया है कि अगर हमने समांतर संयोजन कर दिया कैपेसिटर का, वो किसके बराबर होगा? वो रेजिस्टेंस के सीरीज संयोजन के बराबर होगा। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर हमने कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाया होता फिर हम किससे जोड़ते? देखो, अगर हमने कैपेसिटर को सीरीज में लगाया होता तो उसको हम निकालते 1/CT इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ये आगे। ठीक है, ये किस में यूज करना हमें? ये करना है सीरीज कनेक्शन के अंदर। अगर हमने कैपेसिटर को सीरीज के अंदर लगा दिया, ये इन दोनों से अलग है, रेजिस्टेंस से और इंडक्टर से।
कैपेसिटेंस। अगला सवाल है अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा मान के समान होता है। यानी कि अनुनाद आवृत्ति कब होती है? जब एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर होता है। एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर होता है। और अनुनाद आवृत्ति कितनी होती है वो पता है आपको? अनुनाद आवृत्ति है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ये होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका मान भी आपको याद रखना है। और ये एसी थ्योरी वाले चैप्टर में बताया हुआ है कैसे आती है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने सवाल में क्या पूछा है? अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा के मान किसका बराबर होगा? यानी कि प्रेरक एक्सएल का मान किसके बराबर होगा? एक्सएल का मान तो एक्ससी के बराबर होता है। परिपथ का प्रतिरोध नहीं, कुंडली की प्रतिक्रिया नहीं, कैपेसिटर की प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सही है। प्रतिक्रिया बोलो या फिर प्रतिघात बोलो, एक ही बात है। रिएक्टेंस कैपेसिटर की प्रतिक्रिया के बराबर होती है प्रेरक प्रतिबाधा का मान। इतना समझ आ गया होगा। अगला सवाल है, अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है तो कैपेसिटर रिएक्शन क्या होगा? इन्होंने क्या किया है? आपूर्ति की आवृत्ति को कम कर दिया तो कैपेसिटर रिएक्शन। कैपेसिटर रिएक्शन क्या होता है? एक्ससी। एक्ससी क्या होता है? 1/2 पाई एल एफ सी, 2 पाई एफ सी। अब इन्होंने क्या किया है? कैपेसिटर रिएक्शन आवृत्ति को कम कर दिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, तो कैपेसिटिव रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्योंकि एक्स सी जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आवृत्ति कम होगी ना, सप्लाई आवृत्ति कम होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समान नहीं रहेगा, 2 गुना। इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी आधी होती फिर जो है 2 गुना हम कर सकते थे, घटेगी नहीं, 4 बार बढ़ाया जाता नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों भाई आज की क्लास में जो है इतने ही सवाल करते हैं। इसका एक और पार्ट कर लेंगे, 2 क्लासेस में कैपेसिटर वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हम। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट आपकी इस क्लास में रहा हो आपका, तो हमें कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास।